अच्छा, तो जो सबसे पहले हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करनी है, तो पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो ही फिर हम आगे जो है वो बात कर सकेंगे सारी जो जो भी उनसे रिलेटेड डिसेबलिंग डिजीजेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज है, ऑब्वियसली कोई कम्प्लेक्स कोज होता है जिसकी वजह से जो है वो अराइज करती है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। समटाइम्स वो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, किसी न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने की वजह से हो सकती है जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है। कुछ जो है वो न्यूट्रिशनल ओरिजिन के अलावा भी हो सकती है, जैसे हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, ये किसी एंडोक्राइन डिसेबिलिटी की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हमारे पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, अल्कोहलिज्म है। अब हम बेस्ट डायग्नोज तब कर सकते हैं जब हम उसकी प्रॉपर मेडिकल और जो है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि कुछ जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको अपेयर होते हैं जो रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन होते हैं। इसके अलावा आपके हेडेक्स, डिजीनेस, इंसोम्निया, फटीग, वीकनेस, पेन और डिस्कम्फर्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने कॉज को इवेल्युएट करके उस न्यूट्रिशन कंपोनेंट को जो है ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास कुछ जैसे कुछ वाइटामिन होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है, तो वो मुझे कौन बताएगा कि कौन सा वाइटामिन है जो मेजर है पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करने का, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो। विटामिन B6। हाँ जी, विटामिन B6। ठीक है, तो ये किसी भी बेसिकली विटामिन B1, B12 भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेजरली जो है वो विटामिन B6 इन्वॉल्व होता है, जिसकी डेफिशिएंसी जो है वो आपके पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने कुछ जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इस चैप्टर में कवर करनी है जो हमारे न्यूट्रिशन रिलेटेड है, या वो कोई आपको इनएबिलिटी कॉज कर सकती है इनटेक की, या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी एक्सेस की वजह से वो डिजीज हुई है। तो सबसे पहले जो है वो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जनरली ऑब्वियसली जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है तमाम एक्शन ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी को होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट में, स्टेबल इन्वायरमेंट में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखने के लिए जो है वो जरूरी है। हम डिवाइड करते हैं हमारी बेसिक एनेटमी, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोसेस कर सके तमाम उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो कि किसी भी सेंसरी ऑर्गन से आ रही है, और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मोटर सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, और फिर एक्शन परफॉर्म होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उस पे हमारे पास पेरिफेरल और क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन में, ठीक है, बिटवीन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल ऑर्गन्स। अब फर्दर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को टू डिवीजन देते हैं, जिसमें हमारे पास सोमैटिक और ऑटोनॉमिक होती है। सोमैटिक में जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आता है CNS की तरफ, CNS उसको प्रोसेस करता है और फिर जो है एक सिग्नल या मोटर नर्व जनरेट करता है जो फिर मसल की तरफ एक्शन लेके जाती है, किसी भी ऑर्गन की तरफ एक्शन लेके जाती है जहां से वो एक्शन परफॉर्म करना रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में जितने सारे इनवॉलेंटरी एक्शन या फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के, वो सारे ऑटोनॉमिक के अंडर आते हैं। और ऑटोनॉमिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया? जनरल बातें हैं, ये पता है आपको सारी। यस मैम। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली ब्रेन का जो है वो मॉडिफाइड और इन लार्ज पोर्शन है, जिसको 3 लेयर्स सराउंड करती है, जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, और अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो मेनिंजाइटिस कॉज हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है वो एक स्कल इनक्लोज्ड कैविटी में जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स। ठीक है,
ब्रेन को बेसिकली 2 हाफ में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, और उसके बंडल जो बेस होती है हमारे पास ब्रेन की, उसके ऊपर जो है वो थिक बंडल होता है नर्व्स का, जिन्हें हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं वो लेफ्ट और राइट होते हैं। जो लेफ्ट वाला है वो राइट पोर्शन ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है। बेसिकली होते ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, लेकिन इनके फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो हम फर्दर बात करेंगे वो हमारे हैं नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन। अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन के, तो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लाइल सेल्स होते हैं। ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर सके। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाऊं, आई गेस वो पैथोफिजियो में है। ये नजर आ रहा है? नो मैम। एक, ठीक है, अब आ रहा है? यस मैम। तो ये है हमारे पास न्यूरॉन। अब इसके जो न्यूरॉन्स हैं, ये पूरा न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसके अराउंड होते हैं हमारे पास ग्लाइल सेल्स, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो न्यूरॉन है वो फर्दर डिवाइड होता है हमारे पास सोमा में, डेंड्राइट्स में और एक्सोन में। जो सोमा है वो बेसिकली बॉडी ऑफ न्यूरॉन है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो जो सारे सेल का अपना स्ट्रक्चर है, वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। जो बेसिकली डेंड्राइट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम सोमा, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके फ्रॉम एन अदर सेल। ठीक है। और जो नीचे एक्सोन की एक फाइबर शीट होती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो है वो ट्रांसमिट कर सके इंफॉर्मेशन को या मैसेज को। डेंड्राइट का फंक्शन होता है कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करे, और एक्सोन का फंक्शन होता है कि वो उनको सेंड करे। ठीक है। इसके बाद जो हमारे एक्सोन टर्मिनल होते हैं, इनमें नोड्यूल्स होते हैं, इधर प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है, जो कि उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो है कंसिस्टेंटली ट्रांसमिट कर सके इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस ना हो जाए। ठीक है। अब जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, इनका काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन जो है वो कैरी करके लेके जा सके। जैसे कि हम आपको पता है कि एक न्यूरॉन और नेक्स्ट न्यूरॉन के दरमियान जो है वो एक गैप होता है, जिसको हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक है। तो जिस न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन भेजनी होती है उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक, और जिसने रिसीव करनी होती है उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है। और बीच में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर सेल, न्यूरॉन सेल। ठीक है। अच्छा जी। अब कुछ न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक्साइट करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं। ठीक है, फंक्शन को न्यूरॉन्स के। अब जो हमने नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है हमारे पास अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, वापस आ जाओ क्रॉस के ऊपर। हाँ जी। अब हमारे पास अगर आपको बात करें ब्रेन की, ठीक है, तो ये है हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर। किसी भी अगर ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, वॉर की वजह से ब्रेन का कोई भी पार्ट इफेक्ट होता है, तो हर जो ब्रेन का पार्ट है वो फर्दर डिवीजन होती है उसकी, और उनमें जो फंक्शन है वो भी डिवाइड होता है कि ये वाला पोर्शन ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये वाला पोर्शन ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रेन होता है उसमें सर्टेन लोब्स होते हैं,
जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फ्रंटल लोब होता है, पेराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ओसिपिटल है, ब्रेन स्टेम है एंड सेरिबेलम। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फ्रंटल लोब की बात करें तो जो फ्रंटल लोब है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है कम्प्लेक्स एक्टिविटी के लिए, कम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई भी एनालिटिकल सिचुएशन है उसको प्रोसेस करने के लिए जो यूज होता है वो हमारा फ्रंटल लोब यूज होता है। ठीक है, और अगर किसी भी फ्रंटल लोब के पार्ट में ट्यूमर है, ठीक है, तो वो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है, जिनमें हमारे पास डिप्रेशन है और पर्सनैलिटी चेंज है, और जितनी भी पर्सनैलिटी चेंज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो फ्रंटल लोब में डिफेक्ट की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे पास ट्यूमर है वो स्कल बोन के पास है, स्कल की बेस पे है, तो उधर हमारे पास पड़े होते हैं सेंस ऑफ स्मेल और विजुअल चेंजेस। ठीक है, अगर ट्यूमर जो है वो स्कल बेस पे है, बेस के ऊपर स्कल की, तो वो वहां पे जो है हमारे पास ओल्फैक्टरी और जो हमारे पास स्मेल से रिलेटेड पोर्शन है वहां प्रेजेंट होता है, जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अगर कंप्लीट उस जगह पे ट्यूमर है और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्मेल है तो उसको हम कहते हैं एंसोमिया, ANSOMIA। ठीक है, अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर गई है स्मेल की तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोमिया, और अगर डिस्टॉर्शन हो गई है स्मेल की तो उसे हम कहते हैं ओएसोमिया। ठीक है, अगर पोस्टीरियर पोर्शन पे है फ्रंटल लोब के कोई भी ट्यूमर तो वहां पे हमारे पास मोटर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोसेस करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को और मोटर सिग्नल जनरेट करके भेजती हैं। ठीक है, और अगर सेंट्रल पोर्शन पे है तो ऑब्वियसली वो अपनी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, जो भी इंडिविजुअल है। नेक्स्ट है हमारे पास पेराइटल। ये मैं सारा कुछ आपकी प्रोज में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं प्रोज से ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट इज पेराइटल लोब। जो पेराइटल लोब है वो रिस्पॉन्सिबल है हर तरह की पेन सेंसेशन के लिए, टच, टेस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो अगर इस जगह पे ट्यूमर होगा पेराइटल लोब में कहीं भी तो वो आपकी पेन सेंसेशन ऑफ पेन को इफेक्ट करेगा, टच को, टेस्ट को, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब। आप बेसिकली कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है वो इफेक्ट होगा। इसके अलावा मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो भी पोर्शन हमारा पेराइटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है वो हमारा मेमोरी और स्पीच को प्रोसेस करता है बेसिकली, और अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो ज्यादातर इफेक्ट जब टेम्पोरल लोब का आता है वो अल्जाइमर डिजीज और स्ट्रोक वाली कंडीशंस में आता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ट्यूमर है तो वो सीजर्स प्रमोट करेगा और फोकस नहीं हो सकेगा, उस इंडिविजुअल का अटेंशन नहीं होगी, और जो लेफ्ट साइड है वो कंप्लीटली जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रोक। इसके अलावा अगर टेम्पोरल, पेराइटल और फ्रंटल का जंक्शन है, ठीक है, टेम्पोरल, पेराइटल और फ्रंटल अगर ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है इन तीनों का, तो इस रीजन में अगर कोई ट्यूमर है तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है स्पीच सेंटर। ठीक है, तो जो है स्पीच प्रॉब्लम जो है, डिफिकल्टी होगी स्पीच में, ये जो है ये जंक्शन है इन तीनों का। नेक्स्ट हमारे पास ओसिपिटल लोब्स होते हैं। ओसिपिटल लोब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर विजन प्रोसेसिंग। तो अगर आपके ओसिपिटल लोब में कोई प्रॉब्लम है तो विजन डिफिकल्टी होगी और समटाइम कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास सेरिबेलम है और ब्रेन स्टेम है जिनमें हमारे पास पोन्स और मेडुला होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आएगा या ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, और एक कंडीशन होती है हाइपोसिफेलस। इसमें क्या होता है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉकिंग में, बैलेंस में, कोऑर्डिनेशन में, स्लीपीनेस में इफेक्ट होता है। हेडेक होती है, और हेडेक इतनी सिवियर होती है कि जो इंडिविजुअल जो है वो अगर उठ गया है तो वो हेडेक जो है वो सिवियर हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट जो है, एक तो वैसे ही उनको बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि उनका स्लीप जो पैटर्न है वो इफेक्ट हो रहा होता है, तो दूसरा अगर वो उठ जाते हैं तो उनको हेडेक की वजह से दोबारा जो है वो कोई ना कोई मेडिसिन दे के तो उनको दोबारा जो है वो स्लीपीनेस में भेज दिया जाता है।
नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में जो है हमारी जो है क्रेनियल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि वहां से ट्रेवल करती हैं हमारे फेस में और हेड वाले पोर्शन में, जिसमें हमारे आईज, ईयर्स, जॉज, टंग और फेरिंग्स और फेशियल मसल कर्व होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ट्रॉमा होगा या कोई ट्यूमर होगा तो जो है वो सबसे पहले जो इनएबिलिटी टू ईट कोज करेगा, ठीक है, डिस्फेजिया कोज करेगा, ठीक है। तो इन पेशेंट पे फिर आपको किस तरह जो है वो प्लान ट्रीट करना होता है, फिर आप वो देखते हो कि आपका जो डिस्फेजिया हो गया है इसको कैसे मेंटेन करना है, और बेसिकली आपका काम तो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो आप और क्या अदर मेथड या रूट यूज करोगे उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट इज मेडुला। अगर मेडुला में कोई ट्यूमर है तो ये आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर को जो है वो इफेक्ट करेगा, उनकी डिसरेगुलेशन कोज करेगा, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके लोअर मोटर न्यूरॉन सिग्नल के लिए। अगर कोई ना कोई स्पाइनल कोड इंजरी हो गई है इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ट्यूमर, साइरिनेक्स होता है, साइरिनेक्स एक कंडीशन होती है जिसमें जो है वो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैविटी में जो है वो फ्लूइड अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस, वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, मैस लेयर इन एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो जो हमारा स्पाइनल कोड है, अगर वो, क्योंकि उन्होंने मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करना होता है, तो अगर वहां पे कोई इंजरी आती है तो मल्टीपल डिजीजेस या डिसऑर्डर्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो ये हम जो है वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इन्हें पढ़ेंगे कि कौन सी चीज जो है किस चीज के इफेक्ट की वजह से होती है, कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कौन सी चीज की ज्यादती या कमी की वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, या क्योंकि अक्सर जो आपकी डिजीजेस हैं वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या उनके मेल फंक्शन की वजह से हो रही होती है। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है ये आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसको रेगुलेट करता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक बैलेंस मेंटेन रखता है। तो अगर यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो जो है वो आपके मेटाबोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी या एबनॉर्मेलिटीज कॉज करेगा। इसके अलावा सर्टेन हार्मोन जिनमें हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन आता है, उसका अगर कोई सिंड्रोम हो गया है तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया या वॉल्यूम स्टेटस जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है। इसके अलावा हमारे हाइपोथैलेमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा हंगर सैटिस्फैक्टरी सेंटर वहाँ प्रेजेंट होता है। तो अगर हाइपोथैलेमस में कोई इफेक्ट होगा तो वो एनोरेक्सिया कोज करेगा या ओवर ईटिंग कोज करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारा पेरिफेरल नर्व्स हैं, इसके अलावा जो हमारे पास अगर कोई पेरिफेरल नर्व का डिसऑर्डर है तो वो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन रखने के लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि डिजीज है मिस्थेनिया ग्रेविस। तो हम इंडिविजुअली हर डिजीज जो है ये कवर करेंगे। नेक्स्ट इज लिम्बिक लोब। जो लिम्बिक लोब होता है वो बेसिकली हमारा इमोशनल और सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो मेमोरी प्रोसेसिंग होती है वो भी लिम्बिक रीजन लोब में ही हो रही होती है। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? कब से नहीं आ रही आवाज ठीक? मैं तो कब से बोल रही हूँ, तो बताओ तो सही मुझे। मैम शुरू वाला सारा समझ आ गया है, पिछले 5-10 मिनट से ना सही आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो मुझे बताओ तो। अच्छा, मैं रिवाइज कर देती हूँ लेक्चर। मैंने मैसेज किया था आपको। तो मैंने अभी देखा। अच्छा, यहाँ बताओ, फोन नहीं देख रही मैं। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक था मैम वो था। ठीक है, बस मतलब बीच में अभी पढ़ रही आवाज से आपकी। अच्छा,
तो हमने बेसिकली आज जो है वो नर्वस सिस्टम से शुरू किया है। हमने एनाटॉमी, और जो बच्चे लेट थे वो भी अब सुन लें, यहाँ पे नेट का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो हमारे रिलेटेड हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड, वो हमने इस चैप्टर में मोस्टली कवर करने हैं। ठीक है, वो किसी भी न्यूट्रिएंट के एक्सेस की वजह से हो सकता है। किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, उसके एक्सेस की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या कोई और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके इन्वॉल्व होने की वजह से हो सकते हैं। और जिनमें हमारे पास पार्किंसंस डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, न्यूरो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारी डिजीजेस आती हैं। ठीक है, अब जो हमारा न्यूट्रिशनल पार्ट होता है उसमें आपने ये चीज देखनी होती है कि आपने उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री और न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है उनको आपको अच्छे से असेस करना है, ताकि आप कोज और ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो प्रिवेल कर सको। क्योंकि कुछ हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होते हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी से की वजह से हो सकते हैं, एक या मोर देन वन, जिनमें हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी आती है, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो B6 है, B1 है, B12 है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन B6 थायरोडॉक्सिन होता है। ठीक हो गया। तो हमने पहले जो है न्यूट्रिशनल कॉज और ट्रीटमेंट डिस्क्राइब करना होता है। किसी भी ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से, स्पाइनल इंजरी है, कोई स्पोर्ट्स ट्रॉमा है, या कोई मिलिट्री वॉर में ऐसा कोई डिफेक्ट आ गया है पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हमने बेसिकली डील करना होता है। उसमें हमने न्यूट्रिशनल कॉज जो है वो डिफाइन करनी होती है और उसका ट्रीटमेंट देना होता है। अब उसके बाद जो है वो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, जनरल एनाटॉमी की, जिसमें हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं। कम्प्लेक्स सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में, और ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन की बात की है। ठीक है, जो एक हमारे पास लार्ज जो है इंटीरियर पोर्शन होता है ब्रेन के, ठीक है, जिसको 3 लेयर्स सराउंड कर रही होती है, जिन्हें हमें मेनिंजेस कहते हैं। इसके अलावा वो एक स्कल में जो है वो इनक्लोज होता है। इसके अलावा उस पे प्रोमिनेंट ग्रूव्स होते हैं, हेमिस्फीयर्स होते हैं, नर्व्स का बंडल होता है। ये सारा कुछ क्लोज में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना इसको, और कुछ समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद जो हमने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की बात की है, जो हमारे पास डेंड्राइट्स है वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं, एक्सोन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सोन टर्मिनल होता है, उसके अंदर नोड्यूल्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन थ्रू सिनेप्स। जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर न्यूट्रिशनल पर्पसेस। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की उनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस। तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा 41-2, जिसमें उन्होंने कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से और कुछ न्यूट्रिशनल एक्सेस की वजह से जो है वो सर्टेन डिजीज या कंडीशन कॉज होती है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे हम इंडिविजुअल डिजीज पढ़ेंगे उसमें भी बात कर लेंगे, तो बाद में फिर ये टेबल करना इजी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि ये भी एक टेबल है जो कि आपको बता रहा है कि कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है किस मेजर साइट पे अगर कोई सिंड्रोम प्रेजेंट है तो। ठीक हो गया। उसके बाद हमने रीजन्स की बात की है कि अगर हमारे पास ब्रेन है तो उसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ओसिपिटल लोब है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन कौन सी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वहां पे कोई ट्यूमर होगा तो वो चीज कैसे इफेक्ट होगी।
ठीक हो गया, ये सारा हमने इस पूरे में पढ़ा है। तो आप एक दफा इसको रीड करना, जो आपको समझना आएगा वो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ ब्रेन का जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास है फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कम्प्लेक्स एक्टिविटी को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो वो डिप्रेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर कॉज करेगा। अगर उसकी स्कल बेस के पास वहाँ पे हमारे पास स्मेल और विजुअल चेंजेस जो है वो प्रेजेंट होंगी, अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर है तो। ठीक हो गया। और अगर जो है वो फ्रंटल पोर्शन में है, मोटर स्ट्रिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसके बाद पेराइटल लोब है, वो हमारे पास पेन की सेंसेशन, टच की सेंसेशन, टेस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग के लिए। जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है, वो मेमोरी और स्पीच को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर इन तीनों का जंक्शन है, फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल, ये वाला रीजन, ये हमारे यहाँ पे हमारा स्पीच सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओसिपिटल लोब जो है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा पास सेरिबेलम है और ब्रेनस्टेम है, ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करता है। जो ब्रेन स्टेम है, ये हमारे जो भी सारी नर्व्स फेस को जा रही है, हेड को जा रही है, वो ब्रेन स्टेम से जाती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो वो डिस्फेजिया कोज कर सकता है। जो हमारे पास मेडुला है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर के लिए। नेक्स्ट माइलर कोड जो है, वहां से हमारी सारी नर्व जा रही हैं, तो अगर वहां पे कोई इंजरी है तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर कोज कर सकती है, जो हम वन बाय वन जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। जो हमारा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है, ऑब्वियसली ये रेगुलेट करते हैं हमारे बहुत से हार्मोन्स को, और अगर यहाँ पे कोई डिसफंक्शन होगा तो ऑब्वियसली सारे हार्मोनल फंक्शन जो हैं और हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो इफेक्ट होगा। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है, उसमें हंगर और सैटिस्फैक्शन सेंटर भी होता है, जो एनोरेक्सिया और ओवर ईटिंग कॉज कर सकता है अगर कोई ट्यूमर है वहाँ। इसके अलावा लिम्बिक लोब जो है वो हमारा इमोशनल और सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा मेमोरी भी प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये है था आज का लेक्चर, और इसको अच्छे से रीड कर लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना।